हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे। आज हमारा मैथ पेडागोजी का टेस्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पे सॉल्व हो चुकी है। जिन्होंने ना देखा हमारे चैनल पे विजिट करके वहाँ से आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। इसमें हम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पत्र से, ऑफिशियल प्रश्न पत्र से, उसी फॉन्ट में, जिस फॉन्ट में परीक्षा में आपसे प्रश्न पत्र पूछा जाता है, उसी फॉन्ट में हम लोग इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक नया अप्रोच सीख रहे हैं कि किस तरीके से पेडागोजी को सॉल्व करें बिना एनसीएफ 2005 के पढ़े, बिना एनईपी, बिना पेडागोजी पढ़े। एक नया अप्रोच मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। इसी के साथ में टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 से 15 तक क्वेश्चन मैथ कंटेंट का होता है। उसका हमारे चैनल पे अलग से टेस्ट सीरीज चल रही है। जिन्होंने ना देखा हो हमारे चैनल पे विजिट करके उस टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ मैथ पेडागोजी का सॉल्व करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है। अब आपसे उसने पूछा है कि प्राथमिक गणित में कौन सा ऐसा इसमें से चैप्टर है जो प्राथमिक गणित में नहीं रखा गया। अब आप देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है प्रयाक्ता, दूसरा दिया है प्रतिमान जिसको पैटर्न कहते हैं, तीसरा दिया गया आंकड़ों का प्रबंधन, चौथा दिया गया अनुमान लगाना। तो आप भाई आप खुद सोच सकते हो कि 1 to 5 प्राथमिक कक्षा में गणित की किताब में हम बच्चों को पैटर्न सिखा सकते हैं, आंकड़ों का प्रबंधन सिखा सकते हैं, एक अनुमान लगाना भी बता सकते हैं, लेकिन अभी हम उनको प्रयाक्ता नहीं सिखा सकते क्योंकि प्रयाक्ता जो है वो माध्यमिक कक्षाओं में सिखाई जाती है। तो इसमें ना आपको पेडागोजी पढ़ने, एक बेसिक नॉलेज आपके पास हो, आप खुद पढ़ के आए, वही चीजें हैं। अब इसने पूछा था प्राथमिक गणित में कौन सी चीजें नहीं रखी जा सकती। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रयाक्ता प्राथमिक के बच्चों को अगर हम सिखाएंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। यही क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। देखिए, पेडागोजी में सबसे अच्छा अप्रोच, आप प्रश्न को अगर समझ गए कि प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है तो आप तुरंत उसका आंसर दे देंगे, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है पेडागोजी में। देखिए, इसने क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन युक्ति के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रभावशाली, यानी इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गणित के आकलन में सबसे कम प्रभावशाली है। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन पर आधारित गतिविधि, कोई ऐसी गतिविधि बच्चों से कराई जाए जो अवलोकन पर आधारित हो। ऑप्शन नंबर बी है संत्रांत परीक्षा पे, जो आपका एग्जाम होता है ईयरली, उस परीक्षा पे रचनात्मक आकलन कार्य पे। चौथा ऑप्शन दिया है रूब्रिक्स का उपयोग करके। अब आप भैया खुद सोचिए कि गणित के आकलन युक्ति में क्या हम सत्रांत परीक्षा एक बच्चे का पेपर ले लें 100 नंबर का और उसमें वो 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर पा जाए, इससे हम आकलन, उसके आकलन युक्तियों का कर सकते हैं गणित का? कभी नहीं कर सकते। हम अवलोकन पर आधारित कोई गतिविधि अगर बच्चों से कराएं प्राथमिक स्टेज पे तो हम सीख सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा है, या हम उनसे कोई रचनात्मक कार्य करवाएं या रूब्रिक्स का उपयोग करें। तो ये तीनों गतिविधि करा सकते हैं, लेकिन हम पेपर में टेस्ट लेके उस बच्चे के आकलन नहीं कर सकते। यही ऑप्शन सही होगा और यही हमसे पूछ रहा था कि सबसे कम प्रभावशाली, तो सबसे कम प्रभावशाली सत्रांत परीक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। देखिए भाई, एनसीएफ 2005 पे इसने प्रश्न पूछा। अब आपको एनसीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप केवल क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में किस चीज़ को रखा जा सकता है, किस चीज़ को नहीं रखा है, आपको ये भली बात ही पता है। इसके लिए आपको एनसीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। यानी बच्चों को आप मापन अगर सिखा रहे हैं तो इसमें से 4 ऑप्शन देंगे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे हम मापन सिखाने का वो प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो मापन आप मेजरमेंट जानते हैं। अब पहला ऑप्शन देखिए, बच्चों में अनुमान लगाने का कौशल को बढ़ाना। बिल्कुल भाई, हम अगर मापन सिखा रहे हैं कि ये 2 kg का ईट है, तो एक अनुमान लगाने की उनको सिखा रहे हैं कि बच्चों में एक अनुमान लगा सके किसका कितना वेट है, तो एक अनुमान लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना। ये भी हो सकता है भाई कि जैसे कोई लिक्विड चीज़ है उसको लीटर में मापा जाता है, कोई ठोस चीज़ है उसको किलो में। तो एक तरीके से अगर हम मापन सिखा रहे हैं तो उनकी इकाइयों से बच्चे को हम परिचित भी करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों से अंतर कराना सिखाना। बिल्कुल भाई, हम बच्चों को अगर सिखाएंगे तो एक मानक और अमानक इकाई भी सिखाएंगे कि कौन सी किस चीज़ को नापने के लिए मानक इकाई है, कौन सी चीज़ से किस चीज़ को नहीं मापा जा सकता, अमानक इकाई है। ऑप्शन नंबर डी है
मापन से संबंधित सभी समस्याओं को हल करने में निपुणता हासिल करना। देखो भाई, हमारा टारगेट ये नहीं होगा। अब अगर केवल हमें समस्या सॉल्व कराना होगा तो हम केवल दे दे उसको क्वेश्चन एक से सब समझा दे, फिर 10 उदाहरण दे दे, लगा ले, तो इससे बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। तो वो वही पूछ रहा था कि मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये तीनों है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, यही सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा का एक स्तर नहीं है जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। देखिए, एनईपी 2020 में आपको पता है कि एक नया स्ट्रक्चर लेके आया गया है, 5 + 3 + 3 + 4, यानी 5 + 3 + 3 + 4 का एक नया स्ट्रक्चर लाया गया है जिसमें सारे स्टेजेस दिए गए हैं। तो इसने 4 स्टेजेस दिया, पूछा है नीपी 2020 में कौन सा स्टेज नहीं है, तो भाई उसमें प्राथमिक स्टेज नहीं, इसी स्टेज को बुनियादी स्तर और प्रारंभिक स्तर में बांटा गया। ये जो 5 है इसी में बांटा गया है, बुनियादी स्तर एवं प्रारंभिक स्तर। तो उसमें प्राइमरी स्टेज नहीं है, यही पूछा था कि नीपी 2020 में कौन सा एक स्तर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एनईपी 2020 में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार यह दृष्टिकथन कि विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है। अब ये 4 परिस्थितियां दिया, 3 परिस्थितियां दिया है और हमसे पूछा है किस परिस्थितियों में सीखा जा रहा है। क्वेश्चन ये कर, आपको क्वेश्चन एग्जाम में बहुत धैर्य के साथ में पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे समझ जाएंगे तो आंसर तक आप तुरंत पहुंच जाएंगे। इसने कहा एनसीएफ 2005 के अनुसार यह दृष्टिकथन कि विद्यालय का गणित उन परिस्थितियों में सीखा है। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन एनसीएफ 2005 का है, लेकिन आपने नहीं पढ़ रखा है एनसीएफ 2005, उसके बाद भी देखिए आप कितने सटीकता से इसका आंसर निकालेंगे। ऑप्शन नंबर पहला है, बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें। आप कहेंगे सर, अगर हम पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे गणित में पढ़ने सीखने में आनंद लें। ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षकों में निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा हो। अब देखिए, शिक्षकों को निम्न प्रदर्शन के लिए विद्यार्थियों को कक्षा क्रियाकलापों में संलग्न रखने की अपेक्षा हो। क्वेश्चन फिर ऑप्शन सी दिया, होनहार और मेधावी बच्चे अर्थपूर्ण समस्याओं को प्रस्तुत एवं हल करें। तो भाई होनहार और मेधावी बच्चे अगर करेंगे तो जो बच्चे कमजोर वो क्या करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। शिक्षकों को निम्न प्रदर्शन के लिए ये भी नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर ए इसमें से गणित को सीखने में आनंद हो। एनसीएफ 2005 कह रहा है कि गणित उन परिस्थितियों में सीखा जाता है जहां बच्चे गणित को सीखने में आनंद लें। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी ओनली ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बच्चा प्रत्येक संख्या के आगे संख्या के नाम इस तरह से लिखता है, जैसे 1 है तो वो ऐसे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब इसमें इसने 4 ऑप्शन दिया है, हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन से दिए गए संदर्भ के लिए सही है। ये जो दी गई है भाई चारों, अब इसको आपको अवलोकन करना है, बच्चे ने क्या गलती की है और इसमें से ऑप्शन। तो पहले आपको ऑप्शन पढ़ना है। पहला ऑप्शन है, बच्चा संख्याओं के प्रतीकात्मक सांकेतिक निरूपण को समझने में असमर्थ है। पहला ऑप्शन है इसने। अब भाई इसमें वो कहाँ प्रतीकात्मक और सांकेतिक निरूपण को समझने में असमर्थ है, उसने 1 भी लिखा है, 1 की इंग्लिश लिखी है। फिर आगे बच्चा होमोफोन्स सम स्वर शब्द का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है। होमोफोन्स का मतलब सेम उसी तरीके जैसे 1 1 1। तो इसमें से देखिए किसी की स्पेलिंग गलत है तो आप कहेंगे सर ऐसा 2 की स्पेलिंग हमको गलत लग रही है, 2 की स्पेलिंग ऐसे होती है, और 3 की सही है, 4 की स्पेलिंग सर गलत है, ऐसे होती है, ये तो फार लिख गया है। तो ये वाला ऑप्शन भाई सही है, बच्चा होमोफोन्स का प्रयोग गलत तरीके से कर रहा है, वो यहाँ पे होमोफोन्स का प्रयोग जो स्पेलिंग है सही से नहीं लिख पा रहा है। फिर ऑप्शन सी था, बच्चे ने तार्किक त्रुटियां की है, इसमें तार्किक कोई सी भाई त्रुटि नहीं दिख रही, 1 2 3 4 इसमें कोई तार्किक है ही नहीं जो वो त्रुटि करेगा। ऑप्शन नंबर डी भी पढ़ लेते हैं, बच्चा संख्याओं की अवधारणा को एक संख्यात्मक मान और एक अंक के रूप में नहीं समझता, ऐसा भी नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी से। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन पढ़ने, फिर उस चीज को देखना क्या ये चीज ऑप्शन में जो हमें पैटर्न दिया गया उसमें गलत है। जैसे पहला हमने देखा, दूसरा में देखा उसने होमोफोन्स दिया तो हमने स्पेलिंग चेक किया। तो पहले आपको धैर्य से सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, उसके बाद देखना है क्या चीज किसमें गलती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। यानी जो गणित का नेचर होता है उसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया और इसने पूछा है कौन सा इसमें सबसे कम उपयुक्त है गणित के नेचर को बताने के लिए, यानी 3 सही है 1 गलत है। अब हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे।
ऑप्शन नंबर ए है गणितीय अवधारणा को प्रकृति पदानुक्रमिक होता है। भाई उसका जो प्रकृति होता है वो पदानुक्रमिक होता है, एक श्रृंखला होती है। कहोगे बिल्कुल सही। गणित के प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझा जा सकता है। आप कहोगे बिल्कुल, गणित को हम प्रतिरूपों के अध्ययन की तरह भी समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, गणित की प्रकृति समावेशी होती है क्योंकि इसमें सदैव सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता और व्यक्त प्रकृता होती है। अब बताइए भाई गणित में कौन सी सामाजिक व्यक्तिनिष्ठता होती है? आप कहोगे सर व्यक्तिनिष्ठता तो इसमें कोई नहीं होती, यही ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी है तार्किक विवेचना गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल भाई, तार्किक विवेचना गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही, ऑप्शन डी से गलत कौन सा? ऑप्शन सी। यही हमसे पूछ रहा था कि सबसे कम उपयुक्त कौन सा है, तो ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन पेडागोजी की सबसे आसान है, आपको कोई इसमें कंटेंट नहीं पढ़ने की जरूरत है, ना पेडागोजी पढ़ने की जरूरत है, ना एनसीईआरटी पढ़ने। आप क्वेश्चन को धैर्यपूर्वक पढ़ें और एक जो मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फिर किस तरीके से ऑप्शन को पढ़ना उसको अपनी ज़िंदगी से रिलेट करके देखिए क्या चीज़ें आपको सही दिख रही। भाई आपने 18-20 साल क्लासेस में पढ़ रखी, सारी चीज़ें आपको पता है शिक्षण शास्त्र के बारे में, उसको पढ़ना नहीं। आप पढ़ के जाओगे कभी 100% एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन पेडागोजी की नहीं सही कर पाओगे, जब तक एक बेस्ट अप्रोच आपको नहीं पता होगा जो हमारी क्लासेस में आपको बताया जाएगा। पेडागोजी का एक बेस्ट अप्रोच सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राथमिक कक्षा में भिन्नों का परिचय देते हुए एक प्रभावी शिक्षण योजना वह होगी जो कि आरंभ हो। अब मान लीजिए आप अध्यापक हैं, बच्चों का भिन्नों का परिचय देना है, बच्चों को भिन्न समझाना है, किस तरीके से आप समझाएंगे। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, उसमें सबसे बेस्ट आपको जो लगे कि इस तरीके से अगर हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे सबसे अच्छी तरीके से सीख लेंगे, वही आंसर सही होगा। अभी शिक्षण शास्त्र में कुछ पढ़ना है आपको, कुछ नहीं पढ़ना, इसको तो आपके अपने ऊपर रख के देखना कि अगर हम प्राइमरी के टीचर होंगे और बच्चों को अगर हमें भिन्न पढ़ाना होगा तो हम किस तरीके से उनको समझाएंगे। चलिए ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं 24 का, एक भिन्न की परिभाषा। अब बच्चों को आप केवल भिन्न की परिभाषा देके सिखा सकते हो। अगर आप एज अ टीचर हुए, खुद सोचो हम टीचर हैं प्राइमरी के, भिन्न सिखाना है तो क्या आप बच्चों को परिभाषा बता के सिखा सकते हो? आप कहोगे सर नहीं, कभी भी हम उनको परिभाषा से नहीं सिखा सकते। ऑप्शन नंबर बी, पूर्णांकों को पुनः स्मरण, क्या आप उनको केवल पूर्णांक का पुनः स्मरण करा के सिखा सकते हो? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। सैंपट पर विभिन्न भिन्नों का संख्यात्मक रूप से निरूपण करने, अब भाई आप उनको सैंपट पर दिखा दोगे कि भैया भिन्न 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, तो क्या बच्चे ऐसे सीख सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर। विभिन्न भिन्नों को चित्र द्वारा निरूपण करने, आप कहोगे यस सर। अगर हम प्राइमरी बच्चों को सिखाएंगे तो ऐसे अगर हम बना दें कोई चीज़ की, ये एक टेबल है, इस टेबल का मैंने एक छोटा सा भाग ये बांट दिया जो इसका 1/4 है, तो ये इसका भिन्न 1/4 हम लिखेंगे। इस तरीके से अगर चित्र आप बना के, या एक आप सेब का चित्र बना दीजिए, इस सेब में से मैंने आधा काट दिया 1/2, तो इस तरीके से बच्चों का भिन्न समझ में आएगी कि किसी वस्तु में कोई छोटा सा भाग अगर काटा जाएगा वही एक भिन्न हुआ। तो इस तरीके से आप प्राइमरी के बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही। अब बताइए इसमें ना आपको कहीं पढ़ने की जरूरत है, केवल जिस अप्रोच जो मैं सिखा रहा हूं उस तरीके एज ए टीचर आप खुद को रखिए और उसके बाद क्वेश्चन को देखिए, 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन सही करेंगे। क्लास दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे क्लास को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी मैथ की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही है। जब आप हमारे चैनल टॉपर्स टाइम पे जाएंगे तो वहाँ ऐसे होम पे पहुँचेंगे, ये ऑप्शन जो प्लेलिस्ट का दिखा रहा है इस पे जाएंगे तो यहाँ आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेगी, एक सीटेड मैथ पेडागोजी के नाम से, एक सीटेड मैथ पेपर 2 के नाम से, एक सीटेड मैथ पेपर 1 के नाम से। इसमें 9 क्लासेस हो चुकी है, इसमें 5 क्लास। यहाँ से जाके आप मैथ वाला सारी चीज़ें, सारी क्लासेस देखिए, एक बेस्ट अप्रोच सिखा रहे हैं। दूसरी चीज़, जिन बच्चों को मैथ में कुछ नहीं पता, एकदम बेसिक चीज़ें भी नहीं पता, या इससे पहले उन्होंने सीटेड में मात्र 10, 8 या 5 नंबर ही स्कोर कर रखे, उनको भी इतनी अच्छी तरीके से ऑफिशियल पेपर से सिखा रहे हैं, सारी चीज़ें समझ में आएगी और वो 100% स्कोर एक्यूरेसी के साथ में, यानी मैथ में इसमें बार 30 में 30 आने हैं। चाहे जितने आप कमजोर छात्र हो, इससे पहले आपने मैथ ना पढ़ रखा हो, फिर भी आप बस हमारा ये सीटेड मैथ पेपर 1 पेपर 2 जिसके भी छात्र हो आप देखिए, साथ में पेडागोजी वाली क्लास देखिए, एक बार चैनल पे विजिट करके एक क्लास देखिए, खुद कहेंगे सर आपके पढ़ाने का जो तरीका और समझाने का तरीका एकदम बेसिक से है। जिसको मैथ नहीं आती वो भी कहेगा सर पूरी क्लास हमको समझ में आई। तो एक बार चैनल पे विजिट करके हमारी मैथ की क्लास जरूर देखें। इससे पहले हम 24 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कक्षा 4 की गणित शिक्षिका सुश्री एस्टा ने अपने विद्यार्थियों को गुणों के आधार पर दी गई ज्यामितीय आकृतियों को विभिन्न समूहों में से बांटने क्रियाकलाप दिया है। उसने कुछ ज्यामितीय आकृति के
कुछ फिगर है, उसने उसको बांटने के लिए दिया। वह अपने विद्यार्थियों को बेन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन का कौन सा स्तर का आकलन करना। अब आप कहोगे सर इसमें तो बेन हिले आ गया, हम पढ़ नहीं रखे, आपने कहा पेडागोजी पढ़ने की जरूरत नहीं, तो भाई पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें 2-4 ऐसे हैं जिनकी क्वेश्चन आएंगे से बेन हिले। अब इनके 5 स्तर होते हैं, 5 स्तर होते हैं, एक लेवल 0, एक लेवल 1, एक लेवल 2, एक लेवल 3, एक लेवल 4, एक लेवल 5। अब आप पढ़ने जाओगे रटोगे तो ये कभी याद नहीं होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं आपको सारे लेवल बताता जाऊंगा। अब यहाँ जो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये लेवल 1 का विश्लेषण कर रहा है, यानी आकृति को उसके गुण के आधार पे बच्चों को सिखा रहा है। तो ये लेवल 1 एनालिसिस हुआ, विश्लेषण हुआ, जब कोई ज्यामितीय आकृति उसके शेप के आधार पे बच्चों को बांटने कहा जाए, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये वृत्त है, तो वो वेन हिले के लेवल 1 में आता है एनालिसिस। लेवल 0 क्या होता है, चक्षुषीकरण। अब देखिए इसी वक्त अगर मैं आपको 5 स्तर बताऊंगा जो लेवल 4 तक जाता है तो आपको कभी याद नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे एक एक लेवल मैं आपको सिखाता जाऊंगा। 5 लेवल, 5 टेस्ट सीरीज 6, हर पेपर में आपको एक एक लेवल मिलेगा। सारी चीजें मैं बता दूंगा, आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना। जो हमारा टारगेट है 75 दिन 75 टेस्ट सीरीज करा के आपको भेजना, इसमें पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा विथ बेस्ट अप्रोच के साथ में। तो बाहर से कोई चीजें नहीं पढ़नी। ये ना सोचिए सर बेन हिले का आपने केवल विश्लेषण बताया और 4 लेवल आपने क्यों नहीं बताया। भाई मैं यही बता दूंगा, आपको याद नहीं होगा। इसमें अगर एक लेवल ही बताया तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जब आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के माध्यम से मैं दूसरा लेवल पढ़ाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आए। तो यहाँ लेवल 1 याद कर लीजिए कि बेन हिले का लेवल 1 विश्लेषण होता है, जिसमें कोई आकृति को हम ज्यामितीय चिंतन के उसका एक विभिन्न समूहों में बांटते हैं। जैसे उसके शेप के आधार पे, ये त्रिभुज की आकृति का है तो इसको एक साइड में रख दिया जाए, ये वृत्त वाले में है तो वृत्त में। तो वही चीज हुआ जब किसी के गुण के आधार पे बांटा जाएगा तो वो विश्लेषण होगा। अब ऐसे आगे क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणन की हिंदू अरबी प्रणाली के बारे में सही है। अब देखिए जो हम लोग शब्द लिखते हैं हिंदू अरबी प्रणाली में, उसके बारे में इसने 4 ऑप्शन दिया है और हमसे पूछा है कौन सा सही है। यह स्थानीय मान के अवधारणा पर आधारित है। आप कहोगे सर बिल्कुल स्थानीय मान के अवधारणा पे तो आधारित है। जैसे हम 9009 लिखते हैं सर, तो ये 9 का मतलब तो इकाई में है तो 9 हो गया, लेकिन इस वाले 9 का मतलब तो 1000 है सर। तो यह सर स्थानीय मान पे तो आधारित है नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी से सभी संख्याएं 0 से 9 अंकों के परिमितीय समूह का प्रयोग करके निरूपित की जा सकती। आप कहोगे सर बिल्कुल 0 से 9 के बीच से ही संख्याओं से हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। फिर ऑप्शन नंबर सी कहा गया यह एक चित्रलिपि पर आधारित है। अब इसमें कोई चित्रलिपि भाई आप बनाते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर डी है किसी भी संख्या में अंकों को क्रम अपने आप में स्वतंत्र है, चाहे अंक दाएं से बाएं बाएं से दाएं लिखे जाए। ऐसा नहीं है भाई, अगर आपने 5002 लिख रखा है और ये 2 बाएं से आप दाएं ले आएंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। तो इसमें स्वतंत्र नहीं है, इसमें जिसका स्थान है वही रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ए और बी सही है। अब इसमें से देख लीजिए ए और बी किसमें सही, ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। सीटेट में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, डरना नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन सबसे आसान है, बस धैर्य पूर्वक आपको पढ़ना है और अपने लाइफ से उसको रिलेट करके सॉल्व करना है। एज अ क्वेश्चन नहीं समझना, उसको समझना जो चीजें हम सीख के आए हैं वही चीजें हमसे वो पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 है एनसीएफ 2005। अब आधे से ज्यादा बच्चे तो एनसीएफ 2005 का नाम सुन के डर जाते हैं कि एनसीएफ 2005 हमने अच्छे से नहीं पढ़ रखा। आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, आप क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या करें। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में गणित के अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी गणित के अधिगम के लिए कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया। 3 ऑप्शन दिए गए हैं। उसने पूछा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के अधिगम के लिए कौन सा कथन सत्य है। अब आपको जो सही लगेगा वही एनसीएफ 2005 में भी होगा, ये आप विश्वास मान के चलिए। आपको गलत चीजें नहीं सही लगेगी क्योंकि इतना माइंड आपका प्रिपेयर हो चुका है कि प्राथमिक क्लास के बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत ये आप खुद सोच सकें। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अधिक सीखते हैं जब शिक्षक अवधारणा को समझाते हैं और बच्चा उसका पुनरुत्पादन करता है। अब आप कहोगे कि
कोई टीचर बोले और उसके बाद में वही चीज बच्चे बोले, क्या इससे सीखेंगे बच्चे? आप कहोगे सर ये तो हमको बहुत संतुष्ट नहीं कर रहा है। चलिए भाई देखिए, इसमें तीनों ऑप्शन आप पढ़िए। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बच्चों को विभिन्न क्रियाकलापों, प्रश्नोत्तरियों और परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना। आप कहोगे सर ये बिल्कुल सही है, जब तक बच्चे किसी क्रियाकलाप प्रश्नोत्तर में खुद चर्चा नहीं लेंगे तब तक वो अच्छी तरीके से नहीं सीखेंगे गणित के अधिगम। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है सर। ऑप्शन सी है शिक्षण हेतु अवधारणाओं को विद्यार्थियों के पूर्व विद्यमान विचारों से जोड़ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, हम उनकी पूर्व धारणाओं से जो उन्होंने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी उनसे जोड़ के ही सिखाएंगे, तभी वो सीख पाएंगे। अगर हमने उनको जोड़ ना सिखाया है तो घटाने से पहले उनको बताएंगे कि भाई जिस तरीके से आपके 2 और 2 4 करते थे तो 2 में 2 आपके पास आते थे, इसी तरीके 2 से 2 माइनस करने पे 2 जाएंगे। तो पूर्व अगर ज्ञान से हम उनको जोड़ेंगे तो बच्चे और सही ज्यादा सीख में। तो बी और सी इसमें सही है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब ना इसमें एनसीएफ 2005 की जरूरत थी, ना किसी चीज शिक्षण शास्त्र की जरूरत थी। आपको एक बेसिक नॉलेज की जरूरत थी, एक बेस्ट अप्रोच से पढ़ने की जरूरत थी, क्वेश्चन कैसे पढ़ा जाए। और ये अप्रोच आप मेरे साथ 5 टेस्ट सीरीज कर लीजिए, उसके बाद आपके अंदर खुद उत्पन्न हो जाएगा क्वेश्चन देखने का तरीका, जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ। 4-5 टेस्ट सीरीज आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से आप सोचने लगे एज अ टीचर। क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे सभी लोगों ने आपको एनसीएफ 2005 पढ़ा दिया, शिक्षण शास्त्र पढ़ा दिया, फिर आप वहाँ से रटके फिर उसी चीज़ को सही करें। जबकि एनसीएफ 2005 और एनईपी खुद कह रहे हैं कि रटिए ना, तो भाई रटना कुछ नहीं है, आप पढ़िए ना। सारी चीज़ें आपको शिक्षण शास्त्र के बारे में पता है, बस एक अप्रोच जो मैं सिखा रहा हूँ और 5-6 क्लास टेस्ट सीरीज आप करेंगे, उसके बाद ये अप्रोच खुद आपके अंदर डेवलप हो जाएगा कि क्वेश्चन के बिना किसी नॉलेज के आप पढ़ेंगे और आंसर सही कर देंगे। एक बच्चा, क्वेश्चन नंबर 28 है, एक बच्चा दशमलव संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी इस प्रकार क्रमबद्ध करता है। अब उसने ऐसे लिखा है 0.082, फिर उसको उससे छोटा उसने दिखाया 0.62, 0.36, 0.8। फिर उसने पूछा बच्चों द्वारा की गई त्रुटि की कारण क्या है। अब 4 कारण दिया गया है। अब आपने इसको एक बार अवलोकन किया कि उसने लिखा है गलत तरीके से। अब ऑप्शन पे आइए, समान समूहीकरण। भाई इसमें क्या कहीं समूहीकरण किया गया? आप कहोगे सर नहीं। सबसे सार्थक अंक, अब आप कहोगे यस सर, सार्थक अंक का मतलब होता है जैसे यहाँ उसने देखा 82 तो उसने 82 बड़ी रख दी, फिर उसके बाद उससे छोटा 62 रख दिया, उससे छोटा 36 रख दिया, उससे छोटा, ये उसने सार्थक अंक ही देखा केवल, ना कि उसने दशमलव देखा कि अगर 0.0 है फिर 8 यहाँ 0.6 तो ये संख्या बड़ी होगी। तो उसने सार्थक अंक केवल देखा 82, 62, 36, 8 और उसी के आधार पर रख दिया। तो उसने सबसे सार्थक अंक देखा, यही उसकी गलती है। तो यही वो आपसे पूछा था कौन सी गलती की। पुनः समूहीकरण, ऐसा कोई समूहीकरण किया नहीं गया है। समानुपातिक ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। आपको क्वेश्चन पढ़ के कुछ करना नहीं, एक बार धैर्य से ऑप्शन पढ़िए, उस चीज को क्वेश्चन में देखिए, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संबंधात्मक समझ का सबसे कम रूप से उपयुक्त उदाहरण है। यानी गणित में अगर हम संबंधात्मक समझ उत्पन्न करना चाहते हैं तो जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा उपयुक्त उदाहरण है, मतलब कम रूप से, यानी 4 में से 3 तो अच्छे हैं, एक बहुत कम रूप से है, उसी को हमको बताना है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है पेडागोजी के सबसे पहला बेसिक रूल, अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया 50% क्वेश्चन समझ लीजिए सॉल्व हो गए। और आप लोग एग्जाम में जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं समझते, इसीलिए वो आपके गलत होते और टाइम भी ज़्यादा लेते। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई धैर्यपूर्वक पढ़िए, इसीलिए मैं जो आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ एग्जाम हाल में कैसे सॉल्व करना है वो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं। छोटी छोटी गलतियां जहां करते हैं वो उस चीज को मैं सिखा रहा हूं आपको। अब इसमें से आप उपयुक्त उदाहरण देख के जो एक आपको उपयुक्त दिखेगा वो टिक करके चले आएंगे, आपको तो लगेगा सही। लेकिन उसने पूछा था कम रूप से उपयुक्त, इसका मतलब 3 उपयुक्त हैं, एक जो कम है वही हमको बताना है। अब ऑप्शन पढ़िए, आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा करते हैं। ऑप्शन ए पढ़ लीजिए, ऐसे पहले चारों पढ़िए तभी आपको दिखेगा सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा, सबसे कम। विद्यार्थी क्षेत्रफल और आयतन के बीच को संबंध को समझते हैं। आप कहोगे सर बिल्कुल, जब संबंधात्मक समझाना है तो क्षेत्रफल से आयतन के बीच समझाएंगे, तो ये तो एकदम सही हो जाएगा। फिर विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रिया विधि जानते हैं। अब ये तो भाई इसमें कोई संबंध हमको नहीं दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल की ही गणना अगर वो करना जानता है, इसमें संबंध तो कोई नहीं दिखा। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, विद्यार्थी समतुल्य भिन्नों को समझाने के लिए हस्त कौशल सामग्री का प्रयोग करते हैं। अब भाई समतुल्य भिन्न, 2 भिन्न समतुल्य है अगर बराबर, उनका कोई हस्त कौशल से समझाया जाता है तो ये भी गणित में संबंधात्मक हो गया। तो बी और डी तो एकदम सही हो गए। ए कह रहा था आरेखों की सहायता से विद्यार्थी संख्याओं का विभाजन समझा सकते हैं। तो जब कोई आकृति से आप आरेख से सिखाओगे तो वो एक गणित में
में संबंधात्मक है, यानी ए बी डी तो है, लेकिन जो सी नंबर है यही सबसे आयत के क्षेत्रफल की गणना की क्रियाविधि जानते, इसमें कोई गणित में संबंधात्मक नहीं है, तो यही सबसे कम उपयुक्त है, यही हमसे पूछ रहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 30 है। सुश्री सम्मी एक गणित की शिक्षिका ने निम्नलिखित प्रश्न अपनी कक्षा को दिया। अपनी कक्षा में एक टीचर है सुश्री सम्मी, उसने अपनी क्लास में एक क्वेश्चन दिया, यदि आयतों की लंबाई चौड़ाई पूर्णांक है तो उन सभी आयतों की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिनका क्षेत्रफल 36 वर्ग यूनिट है। अब भाई इसमें कई तरीके से आयत बन सकते हैं, एक 9 और 4 लंबाई चौड़ाई बना सकते हैं, इसी तरीके 6 का बना सकते हैं, इसी तरीके से 12 3 का बना सकते हैं, 18 2 का बना सकते हैं, तो कई आकृतियां इसमें बना सकते हैं और चारों पूर्णांक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए है सारणी गुणन आयतों के क्षेत्रफल और गुणन के क्रम विनिमय के गुणधर्मों की अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने के लिए। भाई बिल्कुल, तभी बच्चा देखिए सारणी एक समझ पाएगा कि इसमें 18 और 2 का भी बना सकते हैं हम, 9 और 4 का भी बना सकते हैं, 12 और 3 का बना सकते हैं। ऑप्शन ये तो एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए कि वह विद्यार्थियों को पहाड़ों का प्रत्यास्मरण करने में सहायता। अब भाई पहाड़ा उसको सिखाना होगा तो वो इस तरीके से क्वेश्चन देके पहाड़ा सिखाएगा, आप कहोगे कभी नहीं। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए कि उनके विद्यार्थी आयत के क्षेत्रफल का सूत्र याद कर लें। अब इसमें कौन सा उनको सूत्र सिखाया जा रहा है, ये भी गलत है। ज्यामिति एवं गणित से संबंधित अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, तो भाई इसमें कौन सा ज्यामिति और अंकगणित से आप समझा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन पेडागोजी के कंप्लीट हुए। इसके 15 क्वेश्चन अगर आपको मैथ के करने हैं इसी अप्रोच के साथ हमारे चैनल पर विजिट करें, जो टॉपर्स टाइम आपको नीचे दे रहा है, क्लिक करेंगे तो जाएंगे वहां होम पे ऐसे प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करिए, इसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेड मैथ पेपर 1। यहाँ 9 टेस्ट सीरीज सॉल्व हो चुके हैं, एकदम जीरो लेवल से मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। आप यही नोट टेस्ट सीरीज देखेंगे, 50% सिलेबस आपका मैंने कवर करा दिया है और एक बेस्ट अप्रोच मैथ में मैंने सिखाया है कि मैथ के क्वेश्चन कम समय में कैसे लगाने हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा समय लेके लगाएंगे, 30 क्वेश्चन में आप 40 से 45 मिनट वेस्ट करेंगे तो आगे का कोई ना कोई सेक्शन आपका छूट जाएगा। मैथ अगर आप 30 क्वेश्चन 25 से 30 मिनट में लगाएंगे तभी पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। तो मैथ आप जानना बड़ी चीज़ नहीं, एक बेस्ट अप्रोच होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो चीज़ मैं इस टेस्ट सीरीज में सिखा रहा हूँ, साथ में बेसिक चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो एक बार आप हमारा प्राइमरी का सीटेड मैथ की क्लास जरूर देखें और पहली क्लास पेडागोजी की देखनी हो तो चैनल पर विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट से पहली क्लास भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अप्रोच पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर आपके पढ़ाने का तरीका हमें अच्छा लग रहा है, कोई कमी हो वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।